थर्मामीटर। ये है हमारा अल्कोहल थर्मामीटर, रेड लिक्विड उसको थर्मामीटर और छोटा मर्क्यूरी थर्मामीटर। तो सबसे पहले हमें रेंज देखिए, रेंज पता है मिनिमम कितना कोई भी यूज करता है और मैक्सिमम मेजर करता है। ये जो थर्मामीटर है हमारा ये मिनिमम सकता है और हमारा नाम है थर्मामीटर, हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमारा इंस्ट्रूमेंट है ग्रेफाइट क्रूसिबल यूज करते हैं। ग्रेफाइट क्रूसिबल हम किस करते हैं? गोल्ड को मेल्ट करने के लिए ग्रेफाइट के लिए गोल्ड को मेल्ट करने के लिए करते हैं, क्योंकि की प्रॉपर्टी होती है अपने अंदर आप जो आने देता है, इसलिए हम जो गोल्ड करते हैं उस टाइम पे हमारी कंडीशन चाहिए होती है रिड्यूसिंग कंडीशन, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। जब भी गोल्ड मेल्ट होता है तो हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, इसलिए हम ग्रेफाइट क्रूसिबल में मेल्ट कर, अगर क्रूसिबल में मेल्ट करेंगे हमारा कोई भी लॉस नहीं होगा। और मेल्ट से पहले चारकोल पाउडर डाल देते हैं या बोरेक्स डाल देते हैं, उसको बोरेक्स सोडियम बोरेक्स डालते हैं, तो ये मेल्टिंग नाम है। हमारा नेक्स्ट है करते हैं लैब में क्या करते हैं हैमर को शार्प के लिए हैमरिंग पे जो हमारा हैमर ये देखिए हैमर और बोलते हैं एंगल। अभी लग रहा है हम इस पेपर से इसको रख देंगे, चमक जाएगी हमारा क्या है, इसको थोड़ा रफ करें देखिए आप कितनी रफ करने कितनी हो गया। जब भी हम यूज करेंगे सरफेस रस्ट है तो रस्ट हटाने के लिए हमें करते हैं, तो बटन बनाते हैं तो हैमर के काम है और हमारा हैमर बहुत ज़्यादा वेट जो हैमर के सिंग 400 ग्राम से ज़्यादा हम यूज करते हैं। कॉटन ये एस्बेस्टस की बॉडी है, इसमें आग नहीं लगती। अगर आग को पहन आग में दे दिया
जब बॉटल से इसको निकालने के लिए है तो एक्रिलिक ग्लव्स बोलते हैं, पेयर ऑफ एक्रिलिक ग्लव्स है हमारे पास, इसको पहन के हम लर्निंग, इसको तरीका है लेफ्ट राइट लिए होता है, हमने इस तरह से पहनना होता है। हम बेसिक का काम करेंगे तो पहन के ही काम करते हैं, इस तरह से पहना जाता है। ये इसको एक्रिलिक ग्लव्स, ये है इंच का ग्लव्स और इसका छोटी भी आती है, 12 इंच की आती है। उसके बाद यूज करते हैं एनीलिंग ट्रे। हम करते हैं ये प्रोसेस, पहला एनीलिंग बटन होती है, करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसा मटेरियल का हमारा एनीलिंग बना होना चाहिए जिसकी पॉइंट क्या है, करीब कम होना चाहिए, नहीं 750 का मटेरियल इसकी मेल्टिंग पॉइंट का होगी तो मेल्ट हो जाएगा अंदर जाके पानी। इसमें क्या आयरन आते हैं, इसमें हो इसको होल्ड करने के लिए हम आयरन की रॉड यूज करते हैं फर्नेस में डालने के लिए। फर्नेस में डालने के रॉड हम उठाते हैं, हमारा फर्नेस हमें करनी होती है तो इस तरह से पकड़ के पहन के हमारा इसलिए देते हैं 5 मिनट के लिए इसको निकालते हैं, निकाल के ग्लास रोडी निकालने और इससे और बड़ी एनीलिंग करने के लिए काम किया है। इसके बाद हम यूज करते हैं क्यूपेल का बना है, इसका डायमीटर 22 मिलीमीटर डायमीटर होता है, 10 ग्राम लेड एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये पोरस मटेरियल का बना होता है, कैल्कुलेशन करते हैं प्री करते हैं 10 मिनट प्री करते हैं, ये बना इसके अंदर मॉइस्चर भी होता है जिससे ड्राई हो जाए। और दूसरा रीजन है इसको करने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, कैल्कुलेशन के हमारा 750 डिग्री सेल्सियस से एबव टेम्परेचर चाहिए जब हम इसमें लेड की बॉल डालते हैं। हमें लेड ऑक्साइड बनाना होता है, अगर टेम्परेचर कम होगा प्रीहीट नहीं करेंगे टेम्परेचर कम रहेगा और टेट्रा ऑक्साइड बनेगा, इसको बोलते हैं सिंदूर Pb3O4। हमें बनाना है लेड ऑक्साइड, इसीलिए हमें प्रीहीट करते हैं जिससे हमारा टेम्परेचर सीधा 750 से इंक्रीज हो जाए निकालते ही और हमारा सारा गोल्ड ऑक्सीडाइज हो जाए लेड के फॉर्म में। जब ये लेड ऑब्जॉर्व कर लेता है तो इसका ब्राउनिश हो जाता है। हमें यूज पेपर हमारे पास पड़ी हुई है, ये देखिए ये है लेड का कलर, रेडिश ब्राउन कलर होता है लेड ऑक्साइड का। तो ये और दूसरी चीज़ है यहाँ पे हमारे पास एस्बेस्टस शीट होती है, जब भी हम गरम पेपर को निकालते हैं तो इसके ऊपर रखते हैं, जिससे क्या है जले ना। अगर पत्थर पे रख देंगे तो पत्थर टूट सकता है, इसको बोलते हैं एस्बेस्टस शीट। ये है फायर प्रूफ होती है, इसलिए हम इसको करते हैं। और नेक्स्ट चीज होती है हमारे पास नंबर बॉक्सेस होने चाहिए, जिससे हमारा रिसेप्शन पे हमारा रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज वो जल्दी रिसीव करेगा कस्टमर से, तो उसको रखेगा किसमें और उसको आइडेंटिफाई होना चाहिए। इसलिए हमने नंबर बॉक्सेस बॉक्स में नंबर डाल के रखा हुआ है, इसके कवर पे भी रखा है, इसके बॉडी पे नंबर लगा दिया। अगर बॉडी पे इसलिए नंबर लगाए कि इसमें किसी कवर दूसरे का दूसरे में लगा दिया तो मिक्स हो जाएगा, इसलिए इसके बॉडी पे भी हमने नंबर लगा रखा है। तो अगर हॉल मार्केट सेंटर में इम्पोर्टेंट है बॉक्स जल्दी स्टोर करने के काम आती है। ये 1 मिनट का दिखाई ना साइड लैब में भी यूज आते हैं। इसके बाद हमारे पास है क्यूपल होल्डर, क्यूपल को फर्नेस के अंदर डालने निकालने के लिए आता है। क्यूपल को किस तरह से पकड़ते हैं, ये देखिए क्यूपल को फर्नेस में डालने के लिए ये हमारा होता है, इस तरह से इसको होल्ड किया जाता है। ये देखो मैंने इसको पकड़ लिया पूरी तरह से, ये हमारी कैल्कुलेशन फर्नेस है। कैल्कुलेशन फर्नेस में इसको इस तरह से डाल दिया जाता है, और निकालना भी है तो इसको इसके अंदर से निकाल लो आसानी से, ठीक है। और इसको जब गरम निकालोगे, अभी तो ठंडा है, जब गरम निकालोगे तो इसे पत्थर पे नहीं रखना, एस्बेस्टस की सीट पे पत्थर टूट जाएगा। और ये है
पेयर ऑफ टर्म्स, छोटे बड़े टर्म्स हैं। ये हम क्या है, जब हम लेड बॉल बनाते हैं टेस्टिंग टाइम, तो ये प्यूपल में लेड बॉल को डालने के काम आती है। ये हमारे पास ये है हेलमेट, हेलमेट शील्ड है। जब भी हमें क्या ऐसी ट्यूबलेशन करते टाइम इसको पढ़ना होता है जिससे फेस जले। इसको पढ़ने का तरीका है, यहाँ पे इसको क्या है, फेस के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। इसको पहनते हैं, इसमें ये लॉक लगा होता है, इसको इस तरह पहना जाता है और ये सील लगा लें जिससे आपको हीटिंग नहीं आती, ट्यूबलेशन में हीट आती है। तो इसको पहन के आप इस तरह से उसमें पकड़ के उसको सैंपल डाल सकते हैं। तो प्रोडक्शन यही होता है, हीट से जिससे हमारा फेस न जले। इसको पहन के हम आप करेंगे जब भी सिमुलेशन करेंगे। इसके बाद हमारे पास एल्युमिनियम की ट्रे होनी चाहिए। एल्युमिनियम की इसलिए होनी चाहिए, जब हम सैंपल को वे करते हैं तो हमारे पास नंबर कटोरियाँ होती हैं। नंबर कटोरियाँ में हम सीक्वेंस से सैंपल लें, सैंपल नंबर 1 2 3 कटोरी रखने के काम आता है। और ये वेइंग बैलेंस से आपको यहाँ पे ऐसे ही रूम में कटोरियों को होल्ड करने के काम आता है। ये आप ये दिखा जैसे ये हॉलमार्किंग लाइन में पहला होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आता है H2SO4। इसकी डेंसिटी क्या है, 1.84। तो ये इसका यूज क्या होता है, जब भी हम गोल्ड को मेल्ट करते हैं क्रूसिबल में, तो गोल्ड क्या होता है, गंदा हो जाता है। तो उसको क्लीन करने के लिए हम क्या सल्फ्यूरिक एसिड में डुबाते हैं। फिर इसके बाद क्या डिस्टिल वाटर में वॉश करते हैं, जिससे उसका क्या है एसिड का छूट जाए उससे और हमारे हाथ जले ना। तो ये बेसिकली क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है बटन को, जब हम मेल्ट करते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा केमिकल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम कब करते हैं, हमारे पास ये स्क्रबर है, यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्रबर हमने बनाया हुआ है। ये स्क्रबर किस लिए लगाया जाता है, इस पे हम पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। जो हमारी फ्यूम निकलती है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ये स्क्रबर है। इसके अंदर वो हम लिक्विड भरते हैं, इसको लिक्विड को मतलब पानी भरा होता है, पानी में क्या है हम क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड के न्यूट्रलाइज करने के लिए डालते हैं। जो हमारा ये स्क्रबर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। जो हमारी फ्यूम होती है एसिडिक होती है और हम उसमें बेसिक सोल्यूशन डालते हैं, एसिड और बेस मिलकर क्या बोलता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और जो फ्यूम न्यूट्रल होकर बाहर जाती है वो हमारे नमूने को खराब नहीं करती। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, फ्यूम को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम लिया जाता है। इसके बाद है डाइसोडियम टेट्राबोरेट, इसका फॉर्मूला है Na2B4O7। इसका काम होता है जब भी गोल्ड को मेल्ट करते हैं, ये गोल्ड को इकट्ठा करने के काम आता है। जब भी मेल्ट करते हैं थोड़ा एज ए रिफ्लेक्स यूज करते हैं, जब भी मेल्टिंग करते हैं गोल्ड को, सोडियम मेटा टेट्राबोरेट या चारकोल पाउडर भी है, दोनों में से कोई एक यूज करते हैं। चारकोल पाउडर एक कोयले का पाउडर होता है। जब भी गोल्ड को मेल्ट करते हैं तो मेल्टिंग करने से पहले गोल्ड को इससे ढक देते हैं, जिससे हमारी मेल्टिंग अच्छी हो। इसके बाद हम लैब में करते हैं सोडियम क्लोराइड का यूज। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आता है NaCl। इसका यूज क्या है, इसका हम सोल्यूशन बनाते हैं। ये हम इसको पानी में और डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करके हमारा सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बन जाता है। हम इसका टेस्ट करते हैं जब हमारा पार्टिंग करते हैं, पार्टिंग 2 के हॉट वॉश में सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन डालते हैं। अगर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन डालने पे उसमें मिल्कीनेस नहीं आता तो हमारी पार्टिंग कंप्लीट हो जाती है। उसका प्रूफ देने के लिए हम यूज करते हैं। तो पार्टिंग हमारी कंप्लीट हुई कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन डालते हैं। जो हम पार्टिंग करते हैं उसका हॉट वॉश करते हैं। जब पार्टिंग 2 करते हैं तो हॉट वॉश में सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन 2 ml डालेंगे। अगर उसमें मिल्कीनेस नहीं हुआ तो मतलब हमारी पार्टिंग कंप्लीट हो गई, वो इंडिकेटर है, एज इंडिकेटर यूज करते हैं। और इसके बाद हम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन हमारे पास होता है। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन हम 2 तरह से बना सकते हैं। एक तो हमारे पास होता है ये सिल्वर नाइट्रेट का पाउडर। सिल्वर नाइट्रेट का पाउडर होता है, उसको हम डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करके हम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन बना सकते हैं। ये हमने इसको डिजॉल्व कर दिया है, इसमें इस पाउडर को लिया 2 ग्राम लेते हैं और इसको डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व कर दिया तो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन बन गया। दूसरा मेथड है
हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं, नाइट्रिक एसिड में सिल्वर को 1 ग्राम डाल देते हैं तो हमारा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बन जाता है। तो इस 2 तरह से बना सकते हैं। तो इसका टेस्ट बेसिकली एज इंडिकेटर यूज़ करते हैं। हम इसको टेस्ट करने के लिए नाइट्रिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर में हैलाइड चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो डिस्टिल्ड वाटर और नाइट्रिक एसिड लैब में यूज़ करेंगे वो उसमें हैलाइड फ्री होना चाहिए। तो ये हैलाइड का टेस्ट देता है। अगर हम नाइट्रिक एसिड लिया, उसमें अगर हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन क्या डालेंगे 1 ml, अगर उसमें मिल्कीनेस हो जाएगा तो मतलब वो उसमें हैलाइड्स है। अगर मिल्कीनेस नहीं हुआ तो मतलब वो हैलाइड फ्री है। तो हमें हैलाइड चेक करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। ये है पीएच पेपर। पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। तो हमारे जो भी लिक्विड्स होते हैं उनका वो 2-3 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। एक तो होता है एसिडिक, दूसरा बेसिक, तीसरा होता है न्यूट्रल। कोई भी लिक्विड होगा, हमारे जितने भी लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, या एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। जो हमारा वाटर होता है वो न्यूट्रल ही होता है। तो जो हम पीएच को मेजर करते हैं 1 to 14 के स्केल में मेजर करते हैं। अगर पीएच हमारा लेस देन 7 होगा तो हमारा उसका पीएच क्या है? एसिडिक होगा। अगर ये फिर एसिडिक में 2 तरह के होते हैं, हाईली एसिडिक, हाईली लोएस्ट लीस्ट एसिडिक। अगर जिसका पीएच 1 होगा वो मतलब हाईली एसिडिक होगा। तो जो पीएच जिसका होगा सोल्यूशन का 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा। अगर 7 सोल्यूशन का पीएच होगा तो क्या न्यूट्रल होगा। अगर 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? बेसिक सोल्यूशन होगा। तो हम ये पीएच पेपर 1 to 14 के स्केल ये इस पे छपा हुआ, इसके कलर से हम इसको थोड़ा निकाल लेंगे और इसमें ये हमारा स्क्रबर का पीएच चेक करके दिखा डाला। तो देखिए इसका कलर हो गया डार्क ब्लू। डार्क ब्लू मतलब इसका पीएच अभी है 14। तो हाईली बेसिक है इसलिए और अच्छा है। और हम एसिड का अगर पीएच चेक करेंगे तो रेड आएगा। ये देखिए हमारे पास एसिड है, एसिड में हम इसको उबालेंगे तो ये रेड हो गया। ये मतलब हाईली एसिडिक है। अगर आपको 2 लिक्विड दिए जाएं और आपको डिफ्रेंशिएट करना कौन सा क्या है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, तो ये हमारा क्या एसिड था, इसका कलर रेड आ गया, बेस का हमने दिखा दिया। अब इसके बाद हम वाटर लेंगे। वाटर तो इसका पीएच देखेंगे। ये देखिए कोई नो चेंज हुआ, मतलब इसका जो कलर था लाइट ग्रीन ही लग रहा, मतलब इसका 7 ये है, ये न्यूट्रल है। कोई नो चेंज हुआ मतलब ये न्यूट्रल है। तो इस तरह से हम किसी भी लिक्विड का पीएच चेक कर सकते हैं पीएच पेपर से। ये केमिकल के बारे में था। और एक हमारा जो यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेटेड वाला लेते हैं। एक लोकल वाला एसिड नाइट्रिक एसिड भी आता है जो रिफाइनर यूज करते हैं। वो रिफाइनर वाला हम नाइट्रिक एसिड यूज नहीं करेंगे। हम हमेशा अपनी कंपनी का नाइट्रिक एसिड अबाउट 69% वाला आता है, इसको हम लेंगे। ये कंसंट्रेटेड होता है, फॉर्मूला होता है इसका HNO3। जब भी लेंगे हम यही वाला लेंगे लैब में यूज करने के लिए। लेके इसके बाद इसमें हाइलाइट चेक करेंगे। हाइलाइट अगर इसमें हाइलाइट नहीं होगा तभी लैब में यूज करेंगे। ठीक है। तो इसका ये पैक इस तरह से आता है। ये बोतल इसमें पैक होती है, हमेशा इसी तरह से लेना होता है हमें। लोकल एसिड जो रिफाइनर यूज करते हैं वो नहीं लेना है। तो ये सारे थे केमिकल जो केमिकल यूज होते हैं लेबोरेटरी में, उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम करेंगे इक्विपमेंट के बारे में। और ये हमारा स्टॉप वॉच, हमें क्या टाइम मेजरमेंट करना होता है जब भी हम ऐसे ही करते हैं। तो स्टॉप वॉच हमारा टाइम मेजरमेंट करने के आता है। मेल्टिंग जब भी करते हैं हम 10 मिनट के लिए करते हैं। जब भी क्यूमुलेशन करते हैं 25 मिनट के लिए करते हैं। जब भी एनिलिंग करते हैं, एनिलिंग बटन करते हैं और एनिलिंग स्ट्रिप करते हैं, एनिलिंग कॉर्नर करते हैं, मतलब 3 बार हम एनिलिंग करते हैं। गोल्ड की टेस्टिंग के प्रोसेस में हमेशा 5 मिनट के लिए करते हैं। तो हम इसको स्टॉप वॉच से टाइम को मेजर करते हैं। एनिलिंग कितने टाइम के लिए करते हैं वो बता दीजिए। एनिलिंग 5 मिनट के लिए करते हैं। जितनी भी एनिलिंग होती है हमारे स्टेप में, पहले आप गोल्ड की स्टेप में टेस्टिंग करते हैं। पहले गोल्ड को मेल्ट करते हैं, मेल्टिंग 10 मिनट में हो जाती है। तो मेल्टिंग का टाइम नोट करने के लिए 10 मिनट यूज करते हैं। फिर प्री हीट क्यूपर करते हैं तो उसको भी 10 मिनट के लिए प्री हीट करते हैं। इसके बाद हम क्यूपुलेशन करते हैं। क्यूपुलेशन 25 मिनट के लिए करते हैं। क्यूपुलेशन के बाद हम बटन की एनिलिंग करते हैं। एनिलिंग फर्नेस में 5 मिनट के लिए करते हैं। फिर इसके बाद स्ट्रिप बनाते हैं, स्ट्रिप की एनिलिंग करते हैं। एनिलिंग करते हैं 5 मिनट के लिए 750 डिग्री सेल्सियस में एनिलिंग फर्नेस में। जितनी भी एनिलिंग होगी वो 750 डिग्री पे होगी और एनिलिंग फर्नेस में होगी। और इसके बाद एनिलिंग ऑफ कॉर्नेट होता है, जब हमारा पार्टी के बाद जो गोल्ड का फिलेट आता है उसको एनिलिंग करते हैं, फिर हमारा गोल्ड के कलर में आ जाता है, वो भी 5 मिनट के लिए करते हैं।
फिर इसके बाद है ये की बनी हुई वॉश बॉटल होती है, इसको हम डिस्टिल वाटर पे स्टोर करने के काम आते हैं। जब भी हम थोड़ा डिस्टिल वाटर यूज़ करना तो इसको यूज़ कर सकते हैं पार्टी एसिड 1 बनाने के लिए। पहले हम तो उसके बॉटल से डालते हैं, लेकिन जो लास्ट ड्रॉप का एडजस्ट करनी होती है तो इससे करते हैं, जिससे कि हमारा लेवल सही आए, बराबर आए। तो इसको बोलते हैं वॉश बॉटल। ये 500 ml की वॉश बॉटल है, ये हम डिस्टिल वाटर स्टोर करने के काम में लाते हैं। ये हमारी है फोर्सेप्स। फोर्सेप्स को क्या है, ट्वीजर भी बोलते हैं और इसको चिमटी हिंदी भी बोलते हैं। चिमटी ये क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के काम आता है। जब हम माइक्रो बैलेंस पे क्या है क्वार्नेट को वेट कर रहे होते हैं, तो क्वार्नेट को होल्ड करके उसके बैलेंस के पेन पे रखते हैं। तो ये ट्वीजर है, इसको हम क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए काम आता है। फिर इसके बाद हमारे पास बहुत डिफरेंट साइज के बीकर हैं। ये बीकर को का यूज होता है किसी भी लिक्विड को स्टोर करने के लिए आता है, किसी और लिक्विड को किसी वन कंटेनर टू अदर कंटेनर में ट्रांसफर करने के लिए काम आता है। तो हम ये है 250 ml का बीकर। हमारे पास 250 ml का ये ग्लास बीकर है, और इसके बाद 250 ml का एक प्लास्टिक बीकर भी है, और इसके बाद हमारे पास 500 का ml का भी ग्लास बीकर है, और हमारे पास 2000 ml का ही ग्लास बीकर है। ये इसका बीकर का यूज हम कहाँ करते हैं, जब हमें पार्टी एसिड 1 and 2 बनाना होता है तो गाड़ी में था ना, थोड़ा किसी ने गाड़ी में। और ये हमारे पास ये जार होते हैं, ग्लास के जार होते हैं। पार्टी एसिड 1 और 2 बना के हम स्टोर करेंगे। P2 लिखा हुआ मतलब पार्टी एसिड 2। ये एसिड बना के हम एक ही बार में खूब सारा एसिड बना लेते हैं, उसको स्टोर करने के काम में लाते हैं। ये है पार्टिंग ट्रे। जब हम गोल्ड की टेस्टिंग करते हैं, जो स्पाइरल बनाते हैं, स्पाइरल को इसमें रख के पार्टिंग करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये काफ़ी महंगी है, राइट। ये 5000 के अराउंड आती है। तो ये पार्टिंग ट्रे है, हम जब भी पार्टिंग करते हैं पार्टिंग ट्रे में रख के यूज़ करते हैं। और ये है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर का यूज होता है किसी भी लिक्विड को मेजर करने के। अगर हमें प्रिसाइजली मेजर करना होता है तो मेजरिंग सिलेंडर से यूज करते हैं। इसमें भी मार्किंग है, इसे मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्या ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें आती है। इसमें ग्रेजुएटेड है, यहाँ पे 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 ml लिखा हुआ। इससे हम जब पार्टिंग एसिड बनाते हैं, डिस्टिल वाटर और नाइट्रिक एसिड को मेजर करने के काम आता है। और ये हमारा मेजरिंग सिलेंडर का ये मॉडिफाइड वर्जन है। ये क्या है, 1000 ml का है। इसकी कैपेसिटी मैक्सिमम 1000 है और मिनिमम 100 है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं उसका क्या है, लिस्ट काउंट बढ़ता जाता है इक्विपमेंट का। और इसके बाद हम यूज करते हैं फनल। फनल ये घर में भी यूज करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं कुप्पी भी बोलते हैं। ये जब भी हम क्या है लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करना है, सपोज करो हमने क्या है लिक्विड को बीकर से हम मेजरिंग सिलेंडर डालना है, तो इस तरह से डालते हैं जिससे हमारा लिक्विड बाहर न गिरे। तो ये मेजरिंग फनल भी क्या है, ये 75 मिलीमीटर बोरोसिल ग्लास की बनी हुई क्या है फनल है। फनल का हम यूज करते हैं किसी भी लिक्विड को वन कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करने के लिए। और ये है ड्रॉपर। ड्रॉपर से भी हम क्या करते हैं, लिक्विड को अगर हमें ड्रॉप वाइज लिक्विड लेना है तो हम इसको यहाँ इसको दबाएंगे, इस तरह से लिक्विड ये चढ़ गया और हमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें कहीं डालना है, तो ये इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप हम डाल सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज है कि क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग करके दिखाता है। तो अगर कहीं पे छोटा बड़ा लिखा है तो हम इसको क्या है हॉलमार्किंग में इसका क्या यूज है, जब हम हॉलमार्क करते हैं हॉलमार्किंग का साइज बहुत छोटा होता है, इसको हम देखने के लिए बड़ा करके दिखाता है। तो हम क्या कस्टमर को इसको दिखाने के लिए यूज करते हैं, रिसेप्शन पे रखते हैं, या हमारा लेजर मार्किंग इंचार्ज को
देखता है उस पर प्रॉपर मार्किंग आएगी नहीं। तो ये 10x का ग्लास है, आई ग्लास है, किसी भी ऑब्जेक्ट को 10 गुना बढ़ा के दिखाता है। इसके बाद हमारे पास है कि क्या खासियत होनी चाहिए, इसमें आगे से होल होना चाहिए और इसके पीछे भी होल होना चाहिए। देखिए इसमें पीछे भी होल है। जब भी प्रिपरेशन करते हैं हमारा प्रिपरेशन का टेम्परेचर होना चाहिए 1064 डिग्री सेल्सियस पे प्रिपरेशन करेंगे। प्रिपरेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन चाहिए होती है और प्यूपल जो करेंगे, तो प्यूपल को फ्री करने के बाद हम प्रिपरेशन करेंगे। ये हमारा जो फर्नेस है इसका रेंज है 0 से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे सकता है। हम इसको यूज करते हैं 1064 डिग्री सेल्सियस पे। इसका लीस्ट काउंट है 1 डिग्री सेल्सियस। और हम जब भी कोई भी इक्विपमेंट लेते हैं उसको हम कैलिब्रेट करवाते हैं। ठीक है, कैलिब्रेशन एजेंसी होती है। व्हाट इज कैलिब्रेशन, मतलब वेरिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट विद स्टैंडर्ड इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। तो हम एक स्टैंडर्ड होता है, प्रोब आते हैं, कैलिब्रेशन लेबोरेटरी होती है, उसको हमने इसको कैलिब्रेट करवाना लिया है। और इसकी रेंज है 0 to 1200 डिग्री सेल्सियस। इसका लीस्ट काउंट है 1 डिग्री सेल्सियस। ये है, इसका नाम है प्रिपरेशन फर्नेस। और दूसरी हमारा ये फर्नेस, मेल्टिंग फर्नेस भी प्रिपरेशन फर्नेस जैसी होती है, लेकिन इसमें क्या है, जब भी हम मेल्ट करते हैं गोल्ड को इसमें ऑक्सीजन नहीं जाना होता है, इसलिए हम इसमें भी हमने रखा है, जैसे यहाँ पे हमने क्लोज करके रखा हुआ है। और इसमें देखेंगे तो पीछे होल नहीं है। ठीक है, तो इसका भी रेंज है 0 to 1200 डिग्री सेल्सियस और इसका डिस्काउंट है 1 डिग्री सेल्सियस। ये ऑन ऑफ स्विच है यहाँ पे। ये इसका पीआईडी कंट्रोलर है, यहाँ पे डिस्प्ले आता है, कितना टेम्परेचर आया है कितना गया है वो यहाँ पे दिखाई देता है। और इसके बाद है ये एनेलिंग फर्नेस। एनेलिंग फर्नेस हम यूज़ करते हैं गोल्ड की एनेलिंग करने के लिए। और इसके बाद हमारे पास ये है, लगा दिया है, इसे हम बनाते हैं स्ट्रिप्स। ये हमारे स्ट्रिप्स बनाने के काम आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है एक माइक्रो बैलेंस, आपको देख का लीस्ट काउंट होता है 1 माइक्रोग्राम। और इसके बाद हमारे पास करते हैं, ये है पूरी यूनिट लेजर मार्किंग है। लेजर का भी हमें आपको बता देता हूँ। एस फॉर एल फॉर लाइट, ए एसिमुलेशन, एस फॉर स्टिमुलेशन, ई फॉर इमिशन होता है और आर फॉर रेडिएशन। ठीक है, तो लेजर का फुल फॉर्म था। और एक्सआरएफ हमने लिखा है, एक्सआरएफ का फुल फॉर्म है एक्सेल फ्लोरेसेंस। और जो हॉलमार्किंग की प्रक्रिया है उसमें हम सबसे पहले हमारा रिसेप्शन से काम स्टार्ट होता है। रिसेप्शन पे जब हमारा कस्टमर आता है, हमारा रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज, उनको क्या है, हमारे हॉलमार्किंग का गाइडलाइन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने हमें गाइडलाइन दी है। तो जो उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या है, जब भी कोई भी हमारे 2 तरह के कस्टमर हो गए, एक BI सर्टिफाइड ज्वेलर और परचेजर ऑफ हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारे 2 तरह के कस्टमर होंगे। जब भी कस्टमर हमारे पास आएगा तो हम उससे उसकी आइडेंटिटी पूछेंगे, वो किस टाइप का है कस्टमर। परचेजर ऑफ हॉलमार्क ज्वेलरी है कि BIS लाइसेंसी ज्वेलर है। परचेजर ऑफ हॉलमार्क ज्वेलरी की हम क्या 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 कर सकते हैं, सिर्फ टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसकी हम हॉलमार्किंग नहीं कर सकते, क्योंकि हॉलमार्किंग करवाने के लिए BIS का लाइसेंस होना जरूरी है, कस्टमर के पास नहीं होता है। तो हम 2 तरह की टेस्टिंग करते हैं। एक एक्सारा टेस्टिंग मतलब इंस्ट्रूमेंटल टेस्टिंग करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। और दूसरा हम फायर रेसिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। उसमें हमें 500 मिलीग्राम सैंपल चाहिए होता है, फिर उसकी हम केमिकल टेस्टिंग करते हैं, जिससे आपकी ज्वेलरी खराब भी हो सकती है, क्योंकि हमें उसमें कट करके 500 सैंपल लेना होता है। तो हम कस्टमर को एडवाइस करेंगे, आगे एक पीस लेके आए तो उसको तो हम नॉन डिस्ट्रक्टिव वाला टेस्टिंग करवा लो, जिसमें आपका डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, आपकी ज्वेलरी खराब नहीं हो। वो भी रिलायबल होता है, लेकिन कम रिलायबल होता है। जो फायर रेसिंग होती है ज़्यादा रिलायबल होती है। फिर जब हमारा दूसरा कस्टमर आएगा, मतलब हॉलमार्क करवाने आएगा, तो उसके पास सर्टिफाइड ज्वेलर होगा वो, उसके हम सबसे पहले लाइसेंस की कॉपी मांगेंगे, फिर उसका GST की कॉपी हम लेंगे और उसका लाइसेंस की कॉपी लेंगे और उसको BIS की वेबसाइट www.manakonline.in पे चेक करेंगे। अगर वो वैलिड होगा तभी हम रिसीव करेंगे। उससे रिसीव करने से पहले इसको BIS की गाइडलाइन जो है, टर्म एंड कंडीशन बता देंगे। हमारा हॉलमार्किंग का चार्जेस कितना हो सकता है, एज पर BIS रूल 45 रुपीज़ पर पीस। और मिनिमम चार्जेस होते हैं 200 रुपीज़ प्लस 18% GST। मतलब अगर 4 पीस तक लेके आएगा तो मतलब हमने 200 रुपीज़ प्लस 18% GST, मतलब 236 रुपीज़ ही चार्ज करने हैं। और उसके वो एक्सप्लेन भी करेंगे कि आपके जो ज्वेलरी लेके आए उससे पहले से मार्किंग कोई नहीं होना चाहिए, कोई प्योरिटी नहीं लिखा जाना, कोई KDM वर्ड नहीं लिखा होना चाहिए और मैन्युफैक्चरर का भी मार्क नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, ये सारा देख के हम रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद हम एक F29 फॉर्म भरेंगे, उसकी ट्रिप्लिकेट बनाएंगे।
फर्स्ट कॉपी कस्टमर को दे देंगे, सेकेंड कॉपी क्या कर देंगे, क्वालिटी मैनेजर को बॉक्स में रखेंगे, और थर्ड कॉपी अपने रिसेप्शन की रिकॉर्ड के लिए रहेगी। और इसके बाद हम क्या करेंगे, F29 इससे पब्लिक कलेक्शन वाउचर भरेंगे। ठीक है, अभी हमारा रिकग्निशन नहीं है, तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए हमने फॉर्म बनाया। अगर हमारा जब रिकग्निशन हो जाएगा तो BIAS के सॉफ्टवेयर पे काम होगा। यही चीज़ें BIAS के सॉफ्टवेयर के काम, उसमें हमने क्या क्या डिटेल लिखनी होती है, 29 पे क्या क्या डिटेल होता है, उस पर सीरियल नंबर होता है, सीरियल नंबर 1 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा पार्टिकल होता है, जो आइटम आपने रिसीव किया, मतलब बैंगल रिसीव किया तो बैंगल लिख दो। फिर इसके बाद होता है कस्टमर डिटेल। कस्टमर की डिटेल में होता है ग्रॉस वेट और नेट वेट। अगर कस्टमर लेके आता है, उसका ग्रॉस वेट नेट वेट दोनों लिखा है, तो उसके बीसी वाउचर पे देख के ग्रॉस वेट नेट वेट लिखो। ग्रॉस वेट मतलब नेट वेट क्या है, अगर ज्वेलरी किसी पॉलीथीन में है, पॉलीथीन प्लस ज्वेलरी का वेट, वो हो गया ग्रॉस वेट। सिर्फ ज्वेलरी का वेट है तो उसको नेट वेट, वो जो कस्टमर का वेट है उसमें मेंशन कर दो। अगर कोई मेंशन वेट नहीं है तो उसमें डैश भी कर सकते हो। ठीक है, और फिर अपने यहाँ वेट ऑफ एससी आता है, उसमें ऑप्शन है कॉलम में, अपने यहाँ भी वेट करो, जितना वेट आता है वो लिख दो। फिर इसके बाद है रिमार्क, प्योरिटी, प्योरिटी भी लिखना होता है, तो डिक्लेयर करेगा कस्टमर। कस्टमर से आपने प्योरिटी पूछना कितने कैरेट की प्योरिटी है, तो हम क्या है 6 कैटेगरी की प्योरिटी है अभी एज पर इंडियन स्टैंडर्ड जो IS 1417 है उसके अकॉर्डिंग 6 प्योरिटी है जिसपे हॉल मार्किंग एप्लीकेबल है। पहला क्या है 24 KS 995, दूसरा है 23 के 958, तीसरा है 22 के 916, इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 20 के 833, नेक्स्ट नंबर है 18 के 750, नेक्स्ट है 14 के 585। ये 6 कैटेगरी की प्योरिटी है, यही आपको हॉल मार्किंग के लिए आएगी आपके सेंटर में, तो ये याद रखना है। फिर क्वालिटी में ये रिसीव कर लिया, रिसीविंग एंड डिलीवरी चार्ज में F29 में एक रिमार्क का कॉलम होता है, फॉर एसेइंग है कि फॉर हॉल मार्किंग। फॉर एसेइंग मतलब वो टेस्टिंग के लिए है, अगर फॉर हॉल मार्किंग मतलब पहले एसेइंग हो गया फिर हॉल मार्किंग। ऐसा नहीं कि हॉल मार्किंग के लिए आया सीधा लिया हॉल मार्क कर दिया, ऐसा नहीं। पहले हॉल मार्किंग के लिए पहले आएगा तो पहले उसका क्या एक्सरा टेस्टिंग होगी, होमोजीनियस लॉट बनेगा, फिर उसकी केमिकल टेस्टिंग तब हॉल मार्क होगा। ठीक है, इसके बाद F29 का सर्टिफिकेट बना लिया रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज ने, फर्स्ट कॉपी कस्टमर को दे दी, चला गया। इसके बाद सेकंड कॉपी क्या जिस बॉक्स में डालेगा, वो नंबर बॉक्स भी है हमारा, उसमें जॉब नंबर होता है, सेकंड फॉर्म भरेगा जॉब कार्ड, उस पर बॉक्स नंबर लिखा होता है, बॉक्स नंबर जिस ज्वेलरी को जिस बॉक्स में डालेगा वो बॉक्स नंबर डालेगा वो। इसके बाद फॉर्म F22 में होता है आपका टाइप्स ऑफ ज्वेलरी बैंगल है, रिंग है, वो भरेगा। नंबर ऑफ पीसेस कितना रिसीव किया F29 से लेके भरेगा। इसके बाद उसकी प्योरिटी, डिक्लेयर प्योरिटी क्या है वो भरेगा, और टोटल वेट्स कितना है वो भरेगा। तो जॉब कार्ड में 3 लोग काम करते हैं, एक रिसीविंग का सबसे ऊपर जो रिसीविंग का पोर्शन होता है, फिर XRF का पोर्शन होता है, फिर एसे मास्टर का पोर्शन है, वो स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। अब इसके बाद ज्वेलरी रिसीव कर लिया, F29 फॉर्म भर दिया, F22 भर दिया। इसके बाद हर एक ज्वेलरी को टैग करेगा, बैंगल को लिखेगा, टैग लगा के बैंगल B1, जैसे 100 बैंगल आपने रिसीव किया तो बैंगल 1 पे एक टैग लगाओगे, इस पर B1 लिखो, मतलब बैंगल, और उस पर थ्रेड बात होगी और उसका वेट मेंशन करोगे। तो हम सारे एक एक करके सब पे टैग लगाएंगे, उसको बोलते हैं टैग आईडी। बैंगल 1, बैंगल B1 100 से, अगर रिंग आई तो रिंग से शुरू, R1 R2 R100 तक चले जाओ, टॉप्स आया तो टॉप्स 1 to 100 कर देगा। फिर ये रिसीविंग एंड डिलीवरी इंचार्ज ने क्या किया, F29 फॉर्म भरा, ट्रिप्लीकेट भरा, F22 भरा। अब वो क्या है क्वालिटी मैनेजर वाली कॉपी F29 की और F22 क्वालिटी मैनेजर को बॉक्स के साथ दे देगा। अब क्वालिटी मैनेजर के पास एक रजिस्टर होता है F21, जिसको बोलते हैं रिकॉर्ड ऑफ सैंपल ज्वेलरी। तो क्वालिटी मैनेजर रिसीव करने के बाद ज्वेलरी प्रॉपर चेक करता है, कोई डैमेज तो नहीं है। चेक करने के बाद अपने रजिस्टर रिकॉर्ड ऑफ सैंपल ज्वेलरी में एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद उसमें 4 सेक्शन बनाया हुआ है, उसमें रिसीविंग का सेक्शन है, इसके बाद सैम्पलिंग का सेक्शन है, एसेइंग का, फिर हॉल मार्किंग, 4 सेक्शन बना। पहला उसने काम किया, रिसीविंग वाला भर लिया, डेट एंड टाइम F29 से भर लिया, फिर उसको देता अगले स्टेज पे, कहाँ जाएगा XRF पे। क्वालिटी मैनेजर ने XRF को दे दिया। अब XRF इंचार्ज जो लेगा ज्वेलरी को रिसीव करेगा, चेक करेगा कहीं डैमेज तो नहीं ज्वेलरी, जो F22 में लिखा है सारी डिटेल के अकॉर्डिंग है कि नहीं ज्वेलरी, लेके उसको फिर इसके बाद क्या करेगा, उसको कैटेगराइज करेगा, पहले आर्टिकल वाइज, मतलब बैंगल को अलग, रिंग को अलग, टॉप्स को अलग करेगा, फिर इसके बाद प्योरिटी वाइज अलग करेगा। तो सबसे पहले उसको प्योरिटी हर एक की चेक करेगा, अगर जो डिक्लेयर प्योरिटी जो कस्टमर डिक्लेयर किया उससे ज़्यादा आता है, मतलब 916 की डेट सब उसका डिक्लेयर प्योरिटी है, 916 या उससे ज़्यादा आता है, तो उसको क्या
ग्रीन स्टिकर मतलब ग्रीन लिख देगा अपने जॉब कार्ड में, मतलब ये ग्रीन में पास। और इसके बाद अगर उससे कम आती है और नेगेटिव करके मतलब 5 पीपी तक कम आती है तो उस पर वाइट स्टिकर लगाकर डब्ल्यू लिखेगा, मतलब मार्जिनली पास। अगर 5 पीपीटी के नीचे अगर 916 के है, 915 से नीचे मतलब 910 आ गई मतलब रिजेक्टेड, वहाँ रिजेक्ट कर देगा। और उसकी ज्वेलरी पास भी हो रही है अगर उसमें प्रोहिबिटेड एलिमेंट है जो गोल्ड में नहीं होना चाहिए, कैडमियम, इरीडियम, रुथेनियम एंड ऑस्मियम, अगर ये एलिमेंट पाए जाते हैं गोल्ड में एक्सआरएफ में, अगर वो पास भी होता है 916 918 आ रहा है लेकिन वो भी फिर भी चेक उसकी क्या है लिमिट्स है। लिमिट कितनी 0.02 पीपीटी से 0.05 पीपीटी की लिमिट्स है, इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर एक्सआरएफ में बताता परसेंट में तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक्सआरएफ का फुल फॉर्म है एक्सरे फ्लोरेसेंस। जो भी एक्सआरएफ इंचार्ज होगा उसको प्लेस करेगा। जो शोल्डर होता है ज्वेलरी जैसे 916 का है, ज्वेलरी को सोल्ड करने के लिए शोल्डर यूज किए जाते हैं। अगर 916 की प्योरिटी का ज्वेलरी है तो उसका शोल्डर भी 916 का होना चाहिए। जिस कैटेगरी की ज्वेलरी होगी वही कैटेगरी का उसका शोल्डर भी होगा। तो शोल्डर ज्वाइन करके आप एक ज्वेलरी को शोल्डर भी चेक करेगा, बॉडी भी चेक करेगा, चेक करके जो उसका मेन वैल्यू आएगा उसका रिपोर्ट करेगा और जहाँ से उसको मिनिमम प्योरिटी मिलेगी वो उसकी लास्ट प्योरिटी होगी। सबसे प्योरिटी जहाँ कम आएगी वही रिपोर्ट करेगा। मिनिमम प्योरिटी जहाँ वो रिपोर्ट करना है। इसके बाद उसे F22 फिल करके उसके सिग्नेचर करके अपने रेड वाइट स्टिकर लगा के इसको हैंड ओवर कर देगा क्वालिटी मैनेजर को। क्वालिटी मैनेजर आप लेगा और इसके बाद किसको हैंड ओवर करेगा, सैम्पलर को। पहले सैम्पलर को देने से पहले अपनी डेट की एंट्री करेगा, उसमें किस डेट में सैम्पलर को दे रहा है उसका रजिस्टर F21 रिकॉर्ड ऑफ ज्वेलरी उसको दे देगा। फिर सैम्पलर एज पर IS 15820 के एनेक्स डी और ई को अप्लाई करके सैंपल निकालेगा और अपनी मर्जी से सैंपल नहीं निकालेगा एज पर एडवाइस ऑफ क्वालिटी मैनेजर। क्वालिटी मैनेजर सैम्पलिंग के 4 मेथड है, स्क्रैपिंग, मिल्टिंग, ड्रिलिंग, कटिंग। तो क्वालिटी मैनेजर उसको बोलेगा कौन सा मेथड यूज करना है, इस तरह से वो सैंपल निकालेगा। इससे पहले अगर 500 पीसेज आ गए सैंपलर के पास, बैंगल का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो लॉट है हमारा IS 15820 बोलता है हमें लॉट बनाना होता है सैंपलिंग करने से पहले। लॉट बनाने के लिए क्या तरीका है, हमारा IS 15820 का एनेक्सर ही बोलता है हमारा मिनिमम लॉट साइज क्या 40 का होना चाहिए। ठीक है, पहला लॉट हमारे बनाएंगे 40 का, उसमें 40 पीस आ गए। इसके बाद दूसरे से 5वें लॉट तक हमारा 60 पीस के हिसाब से लॉट बनेंगे। तो 500 पीस से लिया हमने, पहला लॉट हमारा 140 हो गया, दूसरा लॉट 41 से 100, फिर तीसरा लॉट 41 से 100 हो गया, 101 से 160, इस तरह से 60 के हिसाब से बनाते जाओगे। इसके बाद 5वें लॉट के बाद 100 के हिसाब से लॉट बनाओगे। ठीक है, लॉट बना के फिर इसमें 5 लॉट, अगर 500 पीस में तो टोटल हमारे 8 लॉट बन जाएंगे। 8 लॉट बनाने के बाद हम अगर स्क्रैपिंग करेंगे तो होल लॉट का 10% लेना होता है। मतलब पहले लॉट से हम क्या 40 पीस थे, 40 पीस का 10% स्क्रैपिंग और ड्रिलिंग करोगे तो 10% मिनिमम लेना ही है। आप पूरा भी ले सकते हो लेकिन मिनिमम 10% लेना है। ठीक है, तो 10% निकाल के हमें 5 मिलीग्राम सैंपल ड्रॉ करना होता है। अगर कटिंग करते हो तो 1% लेना है। तो 40 पीस का 1% निकाल 0.4 मतलब 1 पीस लेके आप उसमें कट करके 5 मिलीग्राम सैंपल निकालेगा और उस पर कोड लिखेगा। सैंपल निकाला, कोड लिखने का क्या तरीका है, पहला नंबर जॉब नंबर आता है, इसके दूसरे नंबर पे कलर ऑफ टैग ग्रीन वाइट GW आएगा। इसके बाद टाइप सैम्पलिंग मेथड आएगा, किस मेथड को यूज करके सैम्पलिंग की गई है, मतलब नंबर है स्क्रैपिंग मेल्ट करा तो 2 लिखोगे, ड्रिल किया 3 लिखोगे, कट करोगे तो 4 लिखोगे। फिर इसके बाद लास्ट नंबर आता है टाइप्स ऑफ आर्टिकल, जिसमें से आपने सैंपल ड्रॉ किया है। तो सपोज करो हमने एग्जाम्पल G1 G4 B, G1 मतलब जॉब नंबर G1 है, G मतलब कलर उस पर टैग लगा था ग्रीन, और हमने कट करके सैंपल लिया है, बैंगल से सैंपल लिया है। आप सैम्पलिंग करके सैम्पलर के पास कौन सा फॉर्म दिया था क्वालिटी मैनेजर ने, F22 और F23। F22 वाला पोर्शन भर के सैंपल नंबर लिखेगा, उसमें सैंपल का वेट लिखेगा, फिर उस पर F22 पे सिग्नेचर करेगा। इसके बाद F23 भरेगा, F23 पे क्या क्या भरेगा, जॉब नंबर भरेगा, डेट भरेगा, सैंपल का वेट, सैंपल कोड लिखेगा और वेट ऑफ स्क्रैपिंग का लिखेगा और उसको भर के क्वालिटी मैनेजर को वापस कर देगा। क्वालिटी मैनेजर के पास अब वापस आ जाएगी ज्वेलरी और सैंपल। तो इसके अपने रजिस्टर F21 में वेट ऑफ स्क्रैपिंग और वेट ऑफ ज्वेलरी आफ्टर स्क्रैप, वेट ऑफ स्क्रैप जितना निकाला वो वेट करके अपना वेट तो लिखा हुआ पर उसने वो अपने पास भी वेट करना चाहता तो कर लेगा वेरीफाई करने, तो वेट लिखेगा। फिर वेट ऑफ ज्वेलरी
जितनी भी उसमें से रेट ऑफ स्क्रैपिंग माइनस कर देगा तो रेट ऑफ जल्दी आफ्टर स्क्रैपिंग आ जाएगी, ठीक है। वो क्वालिटी मैनेजर को दे देगा। फिर क्वालिटी मैनेजर क्या है, जो ज्वेलरी थी उसको सेफ में रख देगा। इसके बाद सैंपल किसको दे देगा, एसए मास्टर को। एसए मास्टर टेस्ट करेगा और टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट किसको देगा, क्वालिटी मैनेजर। क्वालिटी मैनेजर उसको कौन कौन फॉर्म देगा एसए मास्टर को, F22, F23, F25, उस पर सारा फिल करके देगा। और टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या है, हम जो हमारा जो गोल्ड की टेस्टिंग होती है IS 15820 के अकॉर्डिंग होती है, तो उसमें हमें सैंपल लेना होता है 125 से 250 मिलीग्राम के, और सैंपल की टेस्टिंग हम डुप्लीकेट में करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं सिल्वर एंड कॉपर, जैसा भी नीडेड होता है। हम सिल्वर कितना ऐड करते हैं, उसके लिए हमारे पास दो तरह के सैंपल लेते हैं, एक एलॉय का सैंपल लेते हैं डुप्लीकेट में, और चेक एसे का सैंपल लेते हैं एज स्टैंडर्ड। तो हम एलॉय सैंपल में कितना सिल्वर डालते हैं, जो सैंपल वेट होता है मल्टीप्लाइड बाई 2.3 मल्टीप्लाइड बाई प्योरिटी बाई XRF डिवाइड बाई 1000, जितना भी वेट आएगा वो हम एलॉय में डाल देंगे। इसके बाद हमारा सिल्वर डालना होता है चेक एसे में। चेक एसे में सिल्वर कितना डालते हैं, सैंपल वेट जितना होता है मल्टीप्लाइड बाई 2.3। इसमें प्योरिटी से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो चेक एसे होता है 100% प्योर होता है, इसलिए हमें प्योरिटी से मल्टीप्लाई नहीं करनी होती। फिर उसको हमें चेक एसे में कॉपर डालना होता है। चेक एसे में कॉपर इसलिए डालते हैं कि हमारा एलॉय में कॉपर होता है, इसलिए हम सिस्टम को होमोजेनियस बनाने के लिए हम कॉपर डालते हैं, ठीक है। और कॉपर कितना डालते हैं, कितना परसेंट कॉपर, जो हमारा वेट होता है छः कैसे का सेंटर, और जितना एक्सआरएफ ने परसेंट बताया है एलॉय में, उतना परसेंट मल्टीप्लाई करते हैं, जितना वेट आता है उतना मिलीग्राम हम क्या कर देते हैं, कॉपर। ये सब कॉपर सिल्वर डाल दिया। इसके बाद हम लेड फॉयल लेते हैं, उसका लेड का कोन बना होता है, कोन में रख के सैंपल को हम बॉल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉलिंग फ्लायर, ठीक है। फिर इसके बाद प्री हीट करते हैं क्यूपल को सैंपल डाल देते हैं क्यूबुलेशन फर्नेस में सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 5, जितने सैंपल है हमारा सीक्वेंस वाइज होना चाहिए। फिर 25 मिनट के लिए वेट करते हैं। क्यूबुलेशन का प्रोसेस 25 मिनट में हो जाता है। फिर हमारी ब्राइट बीज फर्नेस के अंदर देखने लग जाती है। ब्राइट बीज को निकाल लेते हैं, उसको ठंडा करते हैं। फिर ब्राइट बीज ठंडी हो जाती है, उसमें लाइटिंग होती है, लाइटिंग वाइटिंग हो जाएगी, क्यूपल ठंडा हो जाएगा, उसमें डार्क आ जाएगा, डार्कनेस आ जाएगी, तब हम उसको डिस्प्लेस कर देंगे अपनी पोजीशन। फिर उसको कटोरियों में निकाल लेंगे, नंबर कटोरियों में। फिर उसको हैमर करेंगे, क्लीन करेंगे, फिर उसको एनिलिंग करेंगे। एनिलिंग फर्नेस में 750 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए। फिर उसको एनिलिंग फर्नेस से निकालेंगे, फिर उसको कूल करेंगे, फिर स्ट्रिप बनाएंगे। स्ट्रिप का थिकनेस रखेंगे हम 0.12 से 0.15 मिलीमीटर के बीच में। फिर इसके बाद स्ट्रिप बनाने के बाद हम एनिलिंग करेंगे। एनिलिंग करेंगे 750 डिग्री सेल्सियस पे एनिलिंग फर्नेस में, ठीक है। एनिलिंग फर्नेस से निकालेंगे, कूल करेंगे, फिर स्पायरल बनाएंगे। उस गंदी साइड बाहर की तरफ होनी चाहिए और क्लीन साइड अंदर की तरफ। ये हो गया, हमने स्पायरल सारे बना लिए। फिर हम पार्टिंग ट्रे में उसको स्पायरल को डाल देंगे। फिर हम पार्टिंग एसिड 1 लेंगे, उसमें 3:2 के एसिड रेशियो में। अगर हमने 1000 ml बनाया पार्टिंग एसिड 1, तो हम 600 ml क्या लेंगे, डिस्टिल वाटर, और 400 ml नाइट्रिक एसिड लेंगे। पार्टिंग एसिड 1 बन जाएगा। तो हमारे पास पार्टिंग बाउल होता है इस तरह से, इसमें हमने एसिड भर लिया है। इतना एसिड लेंगे जिससे हमारी पार्टिंग ट्रे इसके अंदर डूब जाए। इसमें थोड़ा ज़्यादा है, हम उतना ही एसिड लेंगे जिससे हमारा एसिड वेस्ट ना हो, और ये पार्टिंग ट्रे जितना उतना लेंगे जिससे डूब सके। तो इसमें डाल देंगे 92 डिग्री सेल्सियस पे। ब्राउन फ्यूम आएंगी, धीरे धीरे ब्राउन फ्यूम सीज हो जाएगी, वो 15 मिनट में सीज हो जाती है। 15 मिनट के बाद हम ऐसा बाउल लेंगे, उसमें वाटर डिस्टिल वाटर रखेंगे, उसको हीट करेंगे। जब उसका टेम्परेचर 65 आएगा तो उसको पार्टिंग 1 बेसिक 1 में से निकाल के 4-5 बार वॉश करेंगे। वॉश करने का तरीका है, इसको एक बार निकाला, पानी नीचे चला गया, फिर उसको अंदर डाला, फिर पानी नीचे चला गया, इसी तरह से 4-5 बार कर लेंगे। इसके बाद पार्टिंग 2 लेंगे। पार्टिंग 2 बनाने का क्या तरीका है, पार्टिंग 2 में पार्टिंग 1 का रिवर्स करते हैं। उसमें क्या है, 2:3 लेते हैं, 2 रेशियो लेते हैं डिस्टिल वाटर, 3 रेशियो लेते हैं नाइट्रिक एसिड। अगर हमें 1000 ml बनाना है तो 600 ml क्या लेना, नाइट्रिक एसिड, और 200 ml डिस्टिल। जब भी पार्टिंग एसिड बनाओगे पहले डिस्टिल वाटर लेना है, फिर उसमें एसिड डालना है, नहीं तो स्पूटरिंग होगी, हो सकता है जल सकते हैं। फिर पार्टिंग एसिड 2 का टेम्परेचर 92 डिग्री रखेंगे। 92 पे हम उसमें डालेंगे 15 मिनट के लिए। फिर उसको दोबारा हॉट वॉश करेंगे 65 डिग्री सेल्सियस पे 4-5 बार। फिर उसको हॉट प्लेट पर सुखाएंगे। हॉट प्लेट सुखाने के बाद हम एनिलिंग फर्नेस में ट्रे को डाल देंगे। एनिलिंग के लिए 5 मिनट के लिए 750 डिग्री सेल्सियस पे डालेंगे तो एनिलिंग हो जाएगा। और जो कलर पहले ब्लैक हो गया था, गोल्ड का कलर जो हमने पहले लिए तो वैसा आ जाएगा। फिर हम प्योरिटी पहले डेल्टा कैलकुलेट करेंगे। हम जो प्योर सैंपल लिया था उसे डेल्टा कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है इनिशियल वेट ऑफ चेक गोल्ड माइनस क्वार्टरली वेट ऑफ
चेक होल डिवाइड बाई नंबर ऑफ चेक होल सैंपल टेकन, जो डेल्टा की वैल्यू आएगी वो लिख लेंगे। फिर प्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है W इक्वल टू M2 डिवाइड बाई M1 प्लस डेल्टा मल्टीप्लाई 1000। ये फॉर्मूला यूज करके आप प्योरिटी कैलकुलेट करो। M2 मतलब वेट ऑफ कॉर्नर जो टेस्टिंग के बाद है, M1 मतलब जो हमने सैंपल लिया इनिशियल वेट, और डेल्टा की जो वैल्यू प्लस आएगी तो प्लस करेंगे, माइनस आएगी तो माइनस करेंगे, ठीक है। और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर प्योरिटी आ गई। अब प्योरिटी आ गई, अब हमारा जो क्लेम प्योरिटी 916 से ज़्यादा होगी तो उस पर हॉल मार्क होगा, नहीं तो हॉलमार्क नहीं। हॉलमार्क करने के लिए अभी हमारा जो कि रिकग्निशन नहीं है तो हमने फॉर्मेट अभी हम करेंगे नहीं, बट प्रैक्टिस करने के लिए अब फॉर्मेट F26 भरा जाता था जब HYD नहीं तो उसमें क्या डेट था, डेट जॉब नंबर भरते थे, डेट एंड टाइम भरते थे, और उसमें हमने आर्टिकल क्या हॉलमार्क किया, क्या उस पर BIS का लोगो लगाया कि नहीं, प्योरिटी का रेट पापड़ थाउजेंड में लिखना होता था। पहले 4 तरह के लोगो होते थे। पहला BIS का लोगो लगता था, प्योरिटी का रेट पापड़ थाउजेंड लगता था, BIS का लोगो लगता था, और क्या है सेंटर लोगो लगता था, और ज्वेलर का लोगो। लेकिन अब क्या है, सेंटर लोगो और ज्वेलर का लोगो बंद हो गया है। सेंटर का लोगो बेसिकली बंद हुआ है, ज्वेलर चाहे तो अपना लोगो लगवा सकता है, लेकिन अब 80 डिजिट अल्फान्यूमेरिक नंबर HYD है। फिर इसके सारा प्रोसेस है। अब इसके बाद जब सैंपल पास हो गया तो अपना जनरेट कर देगा HYD हॉलमार्क हो जाएगा, ठीक है। ये था प्रोसीजर। हॉलमार्किंग का प्रोसेस क्या है, जो हॉलमार्किंग का प्रोसेस है वो IS 15820 के अकॉर्डिंग होता है। तो जो उसका नाम है जनरल रिक्वायरमेंट फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑपरेशन ऑफ एसिंग हॉलमार्किंग सेंटर। जब भी कोई हॉलमार्क सेंटर खोलेगा उस IS को फॉलो करेगा। उस IS लिखा हुआ है कि आपको कितना चाहिए होता है। अभी जो रिक्वायरमेंट है 8 स्टाफ चाहिए होता है। पहला है सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होता है, उसके बाद आपको रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज चाहिए होता है। रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज की क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए, प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा XRF इंचार्ज चाहिए होता है आपको, उसकी भी क्वालिफिकेशन 10वीं या 12वीं पास होना चाहिए। तीसरा जो बंदा है आपका सैम्पलर होना चाहिए, वो भी 10वीं 12वीं पास प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। चौथा बंदा लेजर मार्किंग इंचार्ज होना चाहिए, वो भी 10वीं 12वीं प्लस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद पाँचवा ऐसे मास्टर बोलते हैं, लैब इंचार्ज जो होता है उसको ऐसे मास्टर या टेक्निकल मैनेजर भी बोलते हैं, वो उसकी क्वालिफिकेशन BSc विद केमिस्ट्री होनी चाहिए। नेक्स्ट बंदा जो होता है लैब में ही चाहिए होता है, उसको असिस्टेंट ऐसे मास्टर बोलते हैं या असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर बोलते हैं, वो भी BSc विद केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक क्वालिटी मैनेजर होना चाहिए जो ग्रेजुएट हो, किसी भी डिसिप्लिन में, आर्ट का हो, साइंस का हो, बस ग्रेजुएट होना चाहिए। ये 8 बंदे की रिक्वायरमेंट है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होता है आपको हॉलमार्क सेटअप करने के लिए। एक तो पहले आपको CRM टेस्ट करवाना होता है आपका NABL लैब से, गोल्ड सिल्वर कॉपर लेड, ये टेस्ट करवा के रखने पड़ेंगे। फिर आपको ILC कंडक्ट करनी है। ILC में बोलता है इंटर लेबोरेटरी कंपटीशन। हम अपने लैब की प्रोफिशिएंसी टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन से पहले। आपको एक सैंपल लेना होगा, अपनी लैब में टेस्ट करो और 5 आउटसाइड लेबोरेटरी में टेस्ट करवाओ, ये है। इसके बाद आपको जितने भी इक्विपमेंट चाहिए, कैलिब्रेशन फर्नेस, एनालिंग फर्नेस, वो IS 15820 पे एनेक्सर A में गिवन है। वो सारे इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, वो सारे इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए जिससे आप एसेंग कर सके। XRF होना चाहिए, लेजर मार्किंग, कैलिब्रेशन फर्नेस, एनालिंग फर्नेस, मेल्टिंग फर्नेस, स्क्रैपिंग टूल्स होने चाहिए जिससे आप स्क्रैप कर सको। आपके मिनिमम एरिया करीब 500 स्क्वायर फीट होना चाहिए। रिसेप्शन का 10 बाई 10 का होना चाहिए। आपके पास एक क्वालिटी मैनेजर का ऑफिस होना चाहिए, और एक आपका XRF लेजर सैम्पलिंग रखने के लिए 150 स्क्वायर फीट की जगह होना चाहिए। ऐसे लैब आपके पास 180 स्क्वायर फीट होनी चाहिए, ठीक है। जितना आपका IS में मेंशन नहीं कि आपके पास इतनी जगह होना चाहिए, आपको प्रॉपर वर्किंग का जगह होना चाहिए, ठीक है, जिससे बढ़िया आप वर्क कर सको, मूवमेंट होनी चाहिए, और सारे सेक्शन आपका सेपरेटेड होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, एप्लीकेशन पहले अप्लाई करने से पहले आपको GST सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, और सारे इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोप्राइटर का आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और आपका पॉल्यूशन की NOC CTE CTO होना चाहिए, और फायर NOC होनी चाहिए आपके पास, और जितने भी आपके पास स्टाफ हैं उनकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और आपके पास एक हाई वैल्यू इंश्योरेंस मतलब 50 लाख का होनी चाहिए, और एक आपका होता है प्रोफेशनल इंडिग्निटी इंश्योरेंस होनी चाहिए, और आपका जो आपके पास सर्टिफाइड रेफरेंस मटेरियल के सर्टिफिकेट्स, IC के सर्टिफिकेट्स लगते हैं। ये सारी जो है डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपको एक क्वालिटी मैनुअल बनाना होता है एज पर IS 15820, वो अब सारा अपलोड होता है। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑनलाइन हमने अपना एप्लीकेशन लगा दिया है अभी, तो हम कुछ दिनों में हमें ऑडिटर असाइन हो जाएगा, ऑडिट हो जाएगा, और हमारा रिकग्निशन हो जाएगा। तो ये सारा
प्रोसेस का हॉल मार्किंग की प्रक्रिया क्या है। मेरा नाम है अजीत प्रताप यादव, मैं एक कंसल्टेंट हूँ। हॉल मार्किंग सेटअप करवाने की कंसल्टेंसी करता हूँ और ज्वेलर का रजिस्ट्रेशन भी करवाता हूँ। अगर किसी को हॉल मार्किंग की कंसल्टेंसी चाहिए तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर है 9811512894। मेरा नंबर वेटरनरी नंबर है 9811512895। मैं अभी 1 महीने से कश्मीर में हूँ, यहाँ पे हॉल मार्क सेंटर सेटअप कर रहा हूँ। तो हमारी टीम पूरी तैयार हो गई है। आप हम एक अपनी टीम से भी एक एक करके इंट्रोड्यूस करवाऊँगा। अभी हमारा लैब थोड़ा क्लीन करवानी है। जब हमारी लैब क्लीन हो जाएगी बढ़िया से तो एक एक करके सबको मिलवाऊँगा और आपको देंगे हमारी कंसल्टेंसी कैसी है, वो अपना प्रोसेस भी बताएँगे एक एक करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।